हेलो बडीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था एपी जो हमारा चैप्टर 5 है क्लास 10th का, उसका इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट विद कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस। एंड आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस। क्योंकि देखो मैथ्स में जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कंसेप्ट समझने के बाद उतने मार्क्स लाना आसान है, बिकॉज मैथ्स में रटना नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी है, लॉजिक समझना है चीजों के पीछे का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एपी के बारे में कि एपी क्या होता है। एक सीरीज होती है नंबर्स की जिसको हम ऐसे लिखते हैं A1 A2 A3 A4 से लेके ये जितनी मर्जी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। अब ये क्या है? ये टर्म्स हैं। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म, A4 मतलब फोर्थ टर्म। अब एपी जो सीरीज होती है उसमें स्पेशली क्या होता है, कब हम उसको एपी बोलते हैं? जब हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो गैप है वो सेम रहे, और इस गैप को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और एपी की जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी हमने क्या पढ़ी थी? ए प्लस डी, A+2D, A+3D। क्योंकि हर दो टर्म्स के बीच में गैप डी है, तो फर्स्ट टर्म में जब हमने डी ऐड कर दिया तो हमें सेकंड टर्म मिल गई, फिर उसमें हमने फिर से डी ऐड कर दिया, यानी वो A+D+D, तो A+2D हो गया, तो हमें थर्ड टर्म मिल गई, A+3D हमें फोर्थ टर्म मिल गई। ऐसे चलता रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ क्या ये एक एपी है? यस है, बिकॉज हर दो टर्म्स के बीच में गैप 2 है, यानी कि इस एपी में D2 है, तो ये एपी है। अब मैं कहूँ इस एपी की फिफ्थ टर्म मुझे बताओ, तो फिफ्थ टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A5, ये मुझे बताओ। तो कैसे बताओगे? फोर्थ टर्म के अंदर 2 ऐड कर दोगे, तो हमारे पास फिफ्थ टर्म क्या आ गई? 10। अब मैं कहूँ इस एपी की 58th टर्म मुझे बताओ, 58th टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A58। अब क्या आप इतना प्लस करने बैठोगे? नहीं, इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में, और ये फिजिबल भी नहीं है, मतलब ऐसे कौन करता है? तो इसीलिए हमको अगर एपी की कोई सी भी टर्म निकालनी है, यहाँ मैंने 58 बोल, मैं कहूँ 1000 टर्म, या मैं कहूँ 1 लाख टर्म, मेरे को कोई सी भी टर्म निकालनी हो, तो आज का मेन फॉर्मूला हमारा वही है, पूरी एक्सरसाइज उस पे ही बेस्ड है। तो वो है nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि मेरे को अगर कोई एपी गिवन है, उसकी कोई एन की जगह मैं कुछ भी पुट कर लूँ, मुझे कोई भी टर्म निकालनी हो तो मैं कैसे निकाल लूंगी? तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये आपको याद करना है, अभी याद कर लो ताकि क्वेश्चंस करते टाइम कोई डिफिकल्टी ना हो। तो फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल्स टू, यानी कोई सी भी टर्म निकालनी हो, इज इक्वल्स टू A+N-1D। ए मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ ए पे पुट करो, एन मतलब जोन सी टर्म आपको निकालनी है वो वैल्यू पुट करो। जैसे इसमें मैंने 58 कहा था, तो 58 रखेंगे एन की जगह, और डी मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो पुट करो। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब अगर थोड़ा सा लॉजिक के पीछे जाऊं, ये आया कैसे? तो ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी थी, यहाँ पे ये N1 2 3 4 यही तो है। N1 मतलब फर्स्ट टर्म ए, N2 मतलब सेकंड टर्म A+D, थर्ड टर्म में A+2D। तो अगर ध्यान से देखो तो हर टर्म के अंदर A तो कॉमन नहीं है। फर्स्ट टर्म थी तो कोई डी नहीं था, टू सेकंड टर्म थी तो डी हमारे पास खाली डी था, और थर्ड टर्म थी तो 2D हो गया, फोर्थ टर्म थी तो 3D हो गया, मतलब जितनी टर्म है उससे एक कम डी है। तो वही तो करा हमने, A+N-1D जब nth टर्म थी। थोड़ा सा लॉजिक अगर ये नहीं भी समझ आया, नो प्रॉब्लम, आपको बस क्या याद करना है? फॉर्मूला याद करना है, विच इज AN इज इक्वल्स टू A+N-1D। अभी ही ये फॉर्मूला याद करो ताकि हम क्वेश्चंस की तरफ चल सके। तो चलते हैं। और हाँ, एक और पॉइंट, अगर एक मैं एपी कहूँ और मैं कहूँ कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही n है, तो क्या उसकी जो लास्ट टर्म है जिसको हम ए एन लिखेंगे, मतलब जो उसकी nth टर्म है जो ए एन हुई, वो उसकी लास्ट टर्म भी होगी, तो इसलिए उसको हम एल भी लिख देंगे। बस ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस भी कह लो, बस ये याद रखना है, अगर कहीं पे एल लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर एक एपी में टोटल एम टर्म्स हैं, तो जो ए एम होगा वो उसकी लास्ट टर्म होगी, और उसको हम किससे डिनोट कर देते हैं? एल से भी डिनोट कर देते हैं, यानी लास्ट टर्म ऑफ एपी को हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इन द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो ये आपकी बुक में भी ये टेबल गिवन है, ये पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको क्या गिवन है? मैथ्स में क्वेश्चन अगर कोई भी करना है और लग रहा है नहीं हो पाएगा, जो भी है सबसे पहले आपको हमेशा लिखना है गिवन। प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही ये पॉइंट, बट उसके अलावा भी जब आप ये लिखते हो तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब गिवन लिखते हैं, टू फाइंड लिखते हैं या टू प्रूव लिखते हैं, वो क्वेश्चन हमसे अपने आप हो जाता है। ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है मेरा खुद का, तो यू कैन ट्राई इट। तो जैसे कि हम करते हैं, गिवन लिखा, क्या गिवन है? ए की वैल्यू 7, ये वाला क्वेश्चन पार्ट कर रहे हैं। डी की वैल्यू क्या गिवन है? 3। एन की वैल्यू क्या गिवन है? 8। अब हमको टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड ए एन। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फिर लिखेंगे सॉल्यूशन,
पहले लिखेंगे फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अब कर दो वैल्यू पुट। an इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 d की वैल्यू 3। 7 प्लस 8 माइनस 1 7 3 7 7 3 जा 21 28। तो हमारे पास an की वैल्यू क्या आ गई 28। इजी। हर पार्ट देखो ऐसे ही है, कोई सा भी पार्ट आप उठा लो, आपको तीन चीजें गिवन है, हर पार्ट में तीन चीजें गिवन है और एक निकालनी है। यही वाला फॉर्मूला लगेगा, जो तीन गिवन है गिवन में पुट करो और निकाल लो। जैसे एक और पार्ट अगर मैं करके दिखाऊं तो ये वाला कर देती हूँ, फिफ्थ पार्ट कर देती हूँ। तो फिफ्थ पार्ट में सबसे पहले तो हमको गिवन क्या क्या है। पार्ट फिफ्थ, ए की वैल्यू गिवन है 3.5, डी की वैल्यू गिवन है 0 और एन की वैल्यू गिवन है, ये तो फर्स्ट जैसा ही हो गया, इसमें तो तीनों वही चीजें गिवन है, कुछ अलग वाला कर देती हूँ। चलो सेकंड ही कर लेते हैं। सेकंड पार्ट, ए की वैल्यू गिवन है -18, एन की वैल्यू गिवन है 10 एंड ए एन की वैल्यू गिवन है 0। टू फाइंड करना है हमें, डी निकालना है। फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू निकालनी है। ये 18 माइनस में था, इधर प्लस में आ जाएगा तो 0 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 9d। 18 इज इक्वल्स टू 9d, d इज इक्वल्स टू 18 बाय 9 यानी कि 2। तो d की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये दो पार्ट मैंने कर दिए, बाकी तीन पार्ट भी सुपर इजी हैं, सेम इसी तरीके से होंगे। कोई डाउट है, मतलब पहले आपने ट्राई करना है, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करना है आपको फिलहाल। तो तीनों पार्ट ट्राई कर लो और कमेंट सेक्शन में लिख दो आंसर, और अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी डाउट्स देयर एंड उसका मैं रिप्लाई कर दूंगी। चलो सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ द एपी। एपी गिवन है, क्या गिवन है, एपी गिवन है 10 7 4 एंड सो ऑन इज। बताना है हमें कि 30th टर्म ऑफ द एपी क्या है। तो अब इस एपी को देख के क्या आप फर्स्ट टर्म बता सकते हो 10, हाँ। डी बता सकते हो, इन दोनों को माइनस करना है यानी A2 माइनस A1, तो क्या आ जाएगा -3। और 30th टर्म बतानी है, 30th टर्म बतानी है यानी n क्या है हमारे पास 30, तो A30 हमको बताना है। A30 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 30 माइनस 1D। ये कैसे आया, बिकॉज ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, तो हमने एन की जगह बस 30 पुट करा है। A30 हमको बताना है, ए की वैल्यू 10, 30 माइनस 1 29, डी की वैल्यू -3। A30 हमको बताना है 10 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का ही आएगा, जो भी आएगा। 3 9 27, 2 कैरी, 3 2 6 7 8 इक्वल्स टू -77। तो क्या आया हमारे पास -77 यानी ऑप्शन सी आंसर। जैसे मैंने ये पार्ट किया सेम ये वाला पार्ट ट्राई करेंगे, एंड अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑलवेज। थर्ड पार्ट, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो ये बेसिकली बॉक्सेस हैं, आपको ऐसे गिवन है, तो आपको इसमें मिसिंग टर्म बतानी है। तो मैं सेकंड पार्ट करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट पार्ट एंड जितने भी पार्ट बाकी आपकी बुक में हैं वो सेम तरीके से करने हैं। दिस एक्सरसाइज इज सुपर सुपर इजी। अगर फॉर्मूला याद हो गया और ये समझ आ गया कि गिवन कैसे निकालना है आपको, लाइक ए डी ए एन क्या गिवन है आपको, तो उसके लिए जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छे से कंसेप्ट समझोगे वो हो जाएगा। तो जैसे सेकंड पार्ट है, तो ध्यान से देखो, ये एपी गिवन है, इसकी फर्स्ट टर्म हमें गिवन नहीं है, सेकंड टर्म गिवन है, यानी हमको क्या गिवन है, गिवन लिखो 8 2 गिवन है 13, थर्ड टर्म गिवन नहीं है, फोर्थ टर्म गिवन है 3। अब हमको फर्स्ट टर्म भी निकालनी है और थर्ड टर्म भी निकालनी है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहली बात, क्या मैं A2 को a प्लस 2 माइनस 1D लिख सकती हूँ। कैसे लिखा मैंने, बिकॉज ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1D होता है। तो बस मैंने n की जगह 2 ही तो पुट करा है, इज इक्वल्स 13 है ये, यानी कि a प्लस 2 माइनस 1 1 d इज इक्वल्स टू 13। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। अब सिमिलरली क्या मैं A4 को a प्लस 4 माइनस 1D लिख सकती हूँ, और ये किसके इक्वल है, 3 के। इट इम्प्लाइज, तो a प्लस 4 माइनस 1 3, a प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन थर्ड। अब क्या मैं फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, एलिमिनेशन मेथड लगा दूं, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इक्वेशन 1 फ्रॉम थर्ड, करो, ये थर्ड थी, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये
माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, 3d माइनस डी 2d इज इक्वल्स टू ये डी है, 3 माइनस 30 माइनस 10। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइड कर रही हूँ, डी की वैल्यू आ जाएगी -10/2 यानी कि -5। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन 1 a प्लस डी की जगह पुट कर दिया, -5 इज इक्वल्स टू 13, a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 13, a इज इक्वल्स टू 18। a की वैल्यू आ गई 18, d की वैल्यू आई थी -5। तो अब फर्स्ट टर्म तो मेरे पास a आ गया 18, और फर्स्ट टर्म के साथ एक और हमको a3 भी निकालना था, फिर थर्ड टर्म में निकालनी थी a3 यानी a प्लस 3 माइनस 1d इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 18 प्लस 2, d की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -5। 18 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8। हमारे पास थर्ड टर्म भी आ गई एंड फर्स्ट टर्म भी। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सिंपली। आपके पास दो टर्म्स तो मिनिमम गिवन होंगी, दोनों टर्म्स का फॉर्मूला लगा के इक्वेशन बना लो, उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दो, तो आपके पास ए आ जाएगा, फिर डी निकाल लो ए की वैल्यू पुट करके, या डी आ जाएगा, ए निकाल लो डी की वैल्यू पुट करके, एंड देन रिमेनिंग टर्म्स निकाल लो जो आपको निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी गिवन है 3, 8, 13, 18 इज 78। उसने पूछा है कि इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी, यानी हमको ए एन तो दे रखा है 78, बस हमसे एन पूछा है, अभी कौन से नंबर पे आएगा 78, तो हमको एन ही तो बताना है कि 78 फिफ्थ नंबर पे आएगा, सिक्स्थ नंबर पे आएगा, सेवंथ नंबर पे आएगा, कौन से नंबर पे आएगा। तो अब क्या इस एपी में से देख के हम ए बता सकते हैं, ऑफ कोर्स 3 फर्स्ट टर्म, या डी बता सकते हैं, 8 में से 3 माइनस कर दो, 8 माइनस 3 5। अब देखो ए एन आ गया, ए है, डी है, तो हमको एन ही तो बताना है कि कौन सी टर्म होगी इसे भी की, तो एन ही तो बताना है। अब हमारे पास ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d होता है। ए एन की जगह पुट करो 78, ए की वैल्यू 3 प्लस एन हमको बताना है, डी की वैल्यू 5। 78, ये 3 इधर प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा, ब्रैकेट खोल दो 5n। अब 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। 78 माइनस 3 करेंगे 75 इज इक्वल्स टू 5n माइनस 5। 5 इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 5n। 75 प्लस 5 80 इज इक्वल्स टू 5n। n इज इक्वल्स टू 80/5 इज इक्वल्स टू 16। n की वैल्यू क्या आ गई 16। तो मतलब उसने हमसे क्या पूछा था कि इस एपी में कौन सी टर्म 78 होगी, मतलब 78 कौन से नंबर पे आएगा, 78 आएगा 16th नंबर पे, तो इस एपी की 16th टर्म होगी 78। नाउ नेक्स्ट, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी दिस। इस भी क्वेश्चन में हमको एपी तो दिया हुआ है, लेकिन ध्यान से अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें उसने हमको ये नहीं कहा है कि कौन से नंबर पे 150 आएगा, -150 आएगा। उसने पूछा है चेक वेदर, कि क्या इस एपी में -150 आएगा। तो हम अब चेक कैसे करेंगे। अब एक बात बताओ, कोई सा भी अगर मैं एपी लूं, A1, A2, A3, A4, हर एपी में एपी एक सीरीज ही तो होगी, जैसे ये ले लिया मैंने, ये एक सीरीज है और ये एक एपी भी है क्योंकि गैप सेम है 1। ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकंड टर्म है, ये इसकी थर्ड टर्म है, ये इसकी फोर्थ टर्म है, ये इसकी फिफ्थ टर्म है। तो जो टर्म्स होती हैं वो 4 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही तो चलती है। क्या आपने कभी कोई ऐसी टर्म देखी है कि इसकी हाफ टर्म बताओ क्या होगी, नहीं हो सकती। A1 A2 A3 A4 मतलब नेचुरल नंबर में ही तो चल रहा है। तो अगर मैं n की वैल्यू इस एपी के लिए, इस टर्म -150 के लिए n की वैल्यू निकालूं, अगर n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आए, यानी 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ आए, तो मतलब -150 उतने नंबर पे इस एपी में होगा। लेकिन अगर n की वैल्यू कुछ अजीब आए, लाइक फ्रैक्शन में आ जाए, तो मतलब -150 इस एपी में नहीं एग्जिस्ट करता। क्यों? क्योंकि n फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता। तो मतलब हमको बेसिकली क्या करना है, n निकालना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो अब एपी में से गिवन देख लो, a की वैल्यू 11, d की वैल्यू 8 माइनस 11 इज इक्वल्स टू -3। हटा दूं मैं। तो आई होप इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया। तो अब बोर्ड के एग्जाम में या क्लास टेस्ट में कहीं पे भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। अब देखो, ए एन की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है, -150। हम -150 तो चेक कर रहे हैं कि आता है भी है किसी एन पे या नहीं। अब फॉर्मूला है हमारे पास
an की जगह पुट करो -150 इज इक्वल्स टू 11 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू -3। -150 11 है, इधर माइनस में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना, ब्रैकेट खोलना है मर्जी है, नहीं खोलना मर्जी है, मतलब बेसिकली आपको सॉल्व करना है। तो अब इस क्वेश्चन में हम बिना ब्रैकेट खोले सॉल्व करते हैं। अब -150 -11 तो -161 इज इक्वल्स टू n -1 -3। अब -161, चलो ब्रैकेट खोल ही देते हैं, -3n प्लस 3। अब ब्रैकेट क्यों खोला भी बताऊंगी। इट इम्प्लाइज -161, अब ये माइनस प्लस 3 था, इधर आके -3 हो जाएगा, -3n। इट इम्प्लाइज -164 इज इक्वल्स टू -3n। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 164/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब 164/3 एक फ्रैक्शन है, ये आपस में नहीं कटते, तो क्या n 164/3 हो सकता है? नहीं हो सकता। देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। मतलब वही सेम किसी भी टाइप का क्वेश्चन आज अगर आप गिवन और टू फाइंड लिखोगे, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो हमको क्या गिवन है? A11 गिवन है, 11th टर्म मतलब A11 38, 16th टर्म गिवन है 73, यानी ये 1673। हमको निकालना है 31st टर्म। क्या ये थर्ड क्वेश्चन जैसा लिख रहा है जिसमें वो मिसिंग बॉक्सेस वाला निकालना था? दो वैल्यूज गिवन है, वही इक्वेशन बनाओ। A11 को क्या मैं, जैसा कि हमारे पास an होता है a प्लस n माइनस 1d, तो क्या मैं A11 को a प्लस 11 माइनस 1d लिख सकती हूँ? और वो किसके इक्वल है? 38 के इक्वल। a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 बिकॉज 11 माइनस जगह 10 आ गया। अब इक्वेशन 1 बन गई। अब A16 को क्या मैं a प्लस 16 माइनस 1d लिख सकती हूँ? हाँ, 73 के इक्वल है। इट इम्प्लाइज a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को कर दो सब्ट्रैक्ट आपस में। सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 1 को 2 में से, इक्वेशन 2 लिखो, इक्वेशन 1 लिखो, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। सब्ट्रैक्ट, a से a कैंसिल, 15d माइनस 10d 5d, 73 माइनस 38 35। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 7, 35/5। अब अगर मैं इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, पुट इन 1, तो a प्लस 10 d की जगह पुट कर दिया 7 इज इक्वल टू 38। a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो a की वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस 70 विच इज माइनस 35। तो क्या आप इस क्वेश्चन में आपके पास a भी है और d भी आ गया, आपको निकालना था A31, तो क्या A31 निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? a प्लस 31 माइनस 1d, दिस इज माइनस, यानी कि a प्लस 30d। तो a की वैल्यू पुट करो -35, d की वैल्यू पुट करो 7, सॉल्व करके आपके इसकी वैल्यू आ जाएगी A31 की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106, find the 29th term। यानी कि हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है? 50, यानी n तो हमारे पास 50 है। थर्ड टर्म है यानी A3 है 12, लास्ट टर्म कौन सी होगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 थी, तो लास्ट टर्म यानी A50 106। तो हमको 29th टर्म निकालनी है। सेम पिछला क्वेश्चन है, A3 खोलो फॉर्मूला लगा के, A50 खोलो फॉर्मूला लगा के, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, A आ जाएगा, उसमें A को किसी एक इक्वेशन में पुट करो, D आ जाएगा, या उल्टा भी हो सकता है, D आ जाएगा आपके पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और उसको पुट करो तो आपके पास A आ जाएगा, और उसको A29 यानी A प्लस 28D में पुट करके वैल्यू निकाल लो। अगर आप ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, अगर आपसे नहीं होते हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन 9th, if the third and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of AP is 0? देखो रिस्पेक्टिवली का सबसे पहले तो मतलब अगर नहीं पता है, तो जैसे थर्ड एंड नाइन्थ बोला हुआ है, फिर बताया हुआ है 4 एंड -8, तो इसका मतलब है थर्ड वाली टर्म 4 है और नाइन्थ वाली टर्म -8 है, लाइन बाय लाइन एक तरीके से रिस्पेक्टिवली का मतलब। तो यानी कि हमको क्या गिवन है कि थर्ड टर्म 4 है यानी A3 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है यानी A9 -8 है।
विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, यानी हमसे पूछा हुआ है भाई कौन सी टर्म इसकी जीरो होगी, मतलब ए एन जीरो है लेकिन एन क्या है, कौन सी टर्म जीरो होगी। तो बेसिकली हमको क्या फाइंड करना है, हमको एन फाइंड करना है। सेम पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह हम ए एन को ए प्लस एन माइनस वन डी लिखते हैं। अब ए की जगह वैल्यू पुट कर दो, सॉरी, अब देखो देखो देखो, पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह तो है ही, लेकिन इसके अंदर इन्होंने हमको ए और डी नहीं दे रखा है, ए थ्री और ए नाइन दे रखा है। तो ये वही थर्ड वाला क्वेश्चन जो हमारा था कि इन दोनों को पहले खोल के लिखेंगे। कैसे करेंगे, तो जैसे कि हमको गिवन है ए थ्री फोर, तो क्या मैं ए थ्री को ए प्लस थ्री माइनस वन डी लिख सकती हूँ फोर, यानी कि ए प्लस टू डी इज इक्वल्स टू इक्वेशन वन। उसके बाद क्या गिवन था हमको, ए नाइन गिवन था माइनस एट, ए नाइन इज इक्वल्स टू माइनस एट। तो क्या मैं a प्लस नाइन माइनस वन डी लिख सकती हूँ माइनस एट, ए प्लस एट डी इज इक्वल्स टू माइनस एट। अब हम करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इक्वेशन वन को इक्वेशन टू में से, यानी a प्लस एट डी इज इक्वल्स टू माइनस एट, ए प्लस टू डी इज इक्वल्स टू फोर, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, ए में से a गया जीरो, एट डी माइनस टू डी सिक्स डी, माइनस एट माइनस फोर यानी माइनस ट्वेल्व, यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस ट्वेल्व बाय सिक्स यानी कि माइनस टू। अब अगर मैं इसको इक्वेशन वन में पुट कर दूं डी की वैल्यू को, तो ए प्लस टू डी की वैल्यू माइनस टू इज इक्वल्स टू फोर, यानी ए माइनस फोर इज इक्वल्स टू फोर। तो ए की वैल्यू हमारे पास है एट। अब ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू निकालनी थी और ए एन गिवन है जीरो। अब ये तीन चीजें गिवन है हमारे पास। अब करेंगे हम ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, जैसा हमारे पास होता है। तो ए एन की जगह हमने क्या पुट करना है, जीरो, इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है एट, एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू है माइनस टू, माइनस एट इधर जाएगा, एन माइनस वन माइनस टू। ये एन माइनस वन है और माइनस टू आपस में मल्टीप्लाई में, तो माइनस टू इधर डिवाइड में ले जाए, इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, फोर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी एन इज इक्वल्स टू फोर प्लस वन, यानी एन इज इक्वल्स टू फाइव। तो कौन सी टर्म एपी में जीरो है, फिफ्थ टर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। सबसे पहली बात तो इसमें ये बताओ गिवन क्या है। ओके, 10 सेकंड लो, बताओ फटाफट गिवन क्या है। द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, मतलब इन्होंने ए 17 के बारे में कुछ बताया हुआ है, ए 10 के बारे में कुछ बताया हुआ है और कुछ 7 गिवन है, लेकिन ये क्या गिवन है, एक्सीड्स मतलब, तो एक्सीड का मतलब होता है उतनी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा एक छोटा भाई है जो मेरे से 4 साल छोटा है, तो मैं क्या बोलूंगी, माई एज एक्सीड्स हिज एज बाय फोर, मतलब मेरी एज उसकी एज से 4 ज्यादा है। सो माई एज एक्सीड्स हिज एज बाय फोर। वैसे ही अब देखो, 17th term exceeds 10th term by 7, मतलब ये कह रहे हैं कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। यानी अगर मैं कहूं 17 में से 8 10 माइनस कर दूं तो मेरे पास 7 बचेगा, क्योंकि 17th टर्म एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7। यही तो मतलब है कि 17th टर्म एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, मतलब 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, और 7 को इधर ए 10 को इधर माइनस में ले जाओ तो ए 17 माइनस ए 10 इज इक्वल्स टू 7। तो ए 17 माइनस ए 10 इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास गिवन है। तो देखो क्वेश्चन तो इजी है, फॉर्मूला एक ही लग रहा है, लेकिन स्टेटमेंट से आप अपना गिवन निकाल सकते हो। इस पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं। तो आई होप ये आपको पता चल गया। एक और ट्रिक, अगर आपको एग्जाम में ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का मतलब ही समझ नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को बार बार रीड करो, 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो, अच्छे से उसको एक एक शब्द पे फोकस करके रीड करो। मैक्सिमम चांसेस हैं कि फिर आपको उसका मतलब समझ आ जाएगा। अब A17 का फॉर्मूला, ब्रैकेट का खास ध्यान रखना है, तो भी मैं A17 लगा रही हूँ, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है पूरे के आगे, क्योंकि ये पूरी A17 की वैल्यू माइनस, अब A10 का फॉर्मूला खोलो ब्रैकेट में, इज इक्वल्स टू 7। अब इसको मैं क्या A प्लस 16D लिख सकती हूँ, माइनस A प्लस 9D। अब ध्यान से ब्रैकेट खोलेंगे, A प्लस 16D माइनस है, माइनस ए आएगा, माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7। ए से ए कैंसिल, 16D माइनस 9D हमारे पास बच गया, इज इक्वल्स टू 7। 16 माइनस 9, 7D इज इक्वल्स टू 7।
तो d इज इक्वल्स टू 7/7, यानी कि d की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। और क्या निकालना था? कॉमन डिफरेंस ही तो निकालना था, निकाल दिया। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द एपी दिस will be 132 more than its 54th term? सेम गिवन निकाल लिया, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। गिवन कैसे निकालेंगे? फिर से क्वेश्चन रीड करो। विच टर्म ऑफ द एपी, ये हमारे पास सबसे पहले तो कुछ एपी दे रखा है, ये बोला हुआ है विच टर्म ऑफ दिस एपी। भाई इस एपी की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो अगर मैं लेट कर लूं कि ए एन होगी वो टर्म, तो ए एन विच टर्म, यानी ए एन मैंने ले लिया, ए एन ऑफ दिस एपी विल बी या फिर इज का मतलब होता है इक्वल टू का साइन, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 152 मोर का मतलब प्लस देन इट्स 54th टर्म यानी A54, यानी AN इज इक्वल्स टू 132 प्लस A54। ये आ गई हमारे पास गिवन इक्वेशन। अब देखो AN क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने पूछा है ना कि कौन सी टर्म इस 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, तो मेरे को N ही तो निकालना है। तो यहाँ पे मैं N निकाल दूंगी, बता दूंगी कि ये वाली टर्म A54 से 132 ज्यादा होगी। तो अब यानी कि AN के बारे में हमको क्या बोला हुआ है कि वो 132 प्लस A54 है। तो सबसे पहले तो A54 प्लस 132 की मैं वैल्यू निकाल लूं। नाउ सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लो, क्या बनती है। A54 को क्या मैं A प्लस 54 माइनस 1D लिख सकती हूँ, प्लस 132। A की जगह AP में से देखो A की वैल्यू क्या है, 3 है। 54 माइनस 1 53, D की वैल्यू 15 माइनस 3 12 प्लस 132 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12 636 प्लस 132, 636 प्लस 3 639 प्लस 132, 639 प्लस 132 771, यानी कि हमारे पास A54 132 की वैल्यू है 771। तो क्या हमारे पास A32 प्लस A54 AN के इक्वल था? तो क्या ये वैल्यू 771 AN की वैल्यू होगी? यानी कि हमारे पास अब AN की वैल्यू आ गई 771। A की वैल्यू AP में से हमने देख ली थी 3 है, और D की वैल्यू AP में से हमने निकाल ली थी 15 माइनस 3 करके 12। अब हमारे पास G है, A है, AN है, हमको N ही तो निकालना है, विच टर्म यानी हमको N निकालना है। तो AN का फॉर्मूला वही रिपीट। अब इसके आगे तो क्वेश्चन हो गया इजी। AN की जगह पुट करो 771, A की जगह 3, N की वैल्यू निकालनी है, D की जगह 12, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो मेन काम था आपका ये, यहां से लेके यहां तक समझना। क्वेश्चन 12। Two APs have the same common difference. The difference between their 100th terms is 100. What is the difference between their 1000th term? अब इसका समझ आया गिवन? नहीं समझ आया? वही ट्रिक। दोबारा से क्वेश्चन को रीड करो, एक एक वर्ड को फोकस करके। टू एपीज, कितने एपी हैं इस क्वेश्चन में? हमारे पास दो अलग अलग एपी हैं। हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, लेकिन दोनों अलग अलग एपी का कॉमन डिफरेंस सेम ही है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। मतलब गिवन क्या है? सबसे पहले तो टू एपी इवन है और उनका कॉमन डिफरेंस डी, दोनों का सेम ही है। मतलब AP1 का डिफरेंस भी डी ही है और AP2 का कॉमन डिफरेंस भी डी ही है, क्योंकि सेम है तो हमने डी ले लिया। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। 100th टर्म ऑफ AP1, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं AP। दो AP हैं तो लेट AP1 हमने रिप्रेजेंट कर दिया A1 A2 A3 सो ऑन। AP2 को क्या मैं B1 B2 B3 से रिप्रेजेंट कर दूं? नाम ही तो देना है, तो मैंने A1 की जगह B1 B2 दे दिया। यहाँ पे B1 का मतलब फर्स्ट टर्म, B2 माइनस B1 करके हमारे पास D आ जाएगा, जो कि हमारे पास सेम ही है। तो ये मैंने दो AP लेट कर लिए। अब इन्होंने क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। मतलब AP1 की 100 टर्म में से अगर मैं AP2 की 100 टर्म माइनस करूं तो मेरे पास 100 ही आएगा। डिफरेंस उनका 100 ही है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। तो AP1 की 100 टर्म A100, AP2 की 100 टर्म B100। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों को माइनस करके कितना आ रहा है? 100 ही आ रहा है। इक्वेशन 1। हमको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो क्या मुझे A1000 निकालना है? नहीं। क्या मुझे B1000 निकालना है? नहीं। मुझे इन दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो निकाल के इनको बतानी है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अब हमारे पास A100 माइनस B100 गिवन है 100।
क्या मैं A100 को खोल के, ब्रैकेट का ध्यान रखना है, A100 को खोल के A प्लस 100 माइनस 1D लिख सकती हूँ? हाँ। क्या मैं B100 को खोल के B प्लस 100 माइनस 1D लिख सकती हूँ? ये कैसे लिखा? फॉर्मूला तो AN होता है। AN मतलब nth टर्म ऑफ एन AP, और B100 भी तो nth टर्म ऑफ AP2 ही है। AP तो है वो भी, AP की nth टर्म, तो ये हम लगा सकते हैं, इक्वल्स टू 100। अब A प्लस 100 माइनस 1 99D माइनस B प्लस 99D इज इक्वल्स टू 100। अब खोलेंगे ब्रैकेट, A प्लस 99D माइनस माइनस B आएगा, माइनस प्लस 99D यानी कि माइनस 99D। अब कुछ कट होता है, हाँ, 99D माइनस 99D कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? A माइनस B आ गया 100। इसको हम अभी रखेंगे संभाल के। अब हम ये, अब आगे कैसे करें क्वेश्चन में? तो एक और क्वेश्चन करने की ट्रिक है कि जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, बस जो आपके पास है ना, जो आप कर सकते हो, बस लिखते जाओ लिखते जाओ। तो अभी हमको क्या फाइंड आउट करना था? हमको फाइंड आउट करना था A1000 माइनस B1000। ना मेरे पास A की वैल्यू आई, इस एक इक्वेशन से A और B की वैल्यू कैसे निकालूं मैं? ना मेरे पास A की वैल्यू आई, ना B की वैल्यू आई, ना D की वैल्यू मेरे को पता है। तो बस इसको मैं अभी सॉल्व करती हूँ जितना कर सकती हूँ। तो क्या मैं A1000 को A प्लस 1000 माइनस 1D लिख सकती हूँ? हाँ। क्या मैं B1000 को B प्लस 1000 माइनस 1D लिख सकती हूँ? हाँ। अब इसी को सॉल्व करते जाओ, A प्लस 999D आ जाएगा, हाँ, माइनस B प्लस 999D, ब्रैकेट खोल दो, A प्लस 9999D माइनस, सॉरी, ए ए प्लस 999D माइनस, खोल दो B माइनस B माइनस 999D, 99D से 99D कट गया, क्या बचा? A माइनस B। A माइनस B की वैल्यू तो आ गई थी हमारे पास 100, मतलब A1000 माइनस B1000 भी कितना ही आ गया? 100। तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है और इसको एपी से कैसे सॉल्व करेंगे? वही आपको क्या आना चाहिए? इससे गिवन बनाना आना चाहिए। तो उसने हमसे पूछा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब एक बात बताओ, जो 7 का टेबल होगा, जितने भी मल्टीपल ऑफ 7 होंगे उसके अंदर गैप कितना होगा? 7 7 का ही तो होगा, 7 14 28, सॉरी 7 14 21 28 35। टेबल का मतलब यही है कि सात में 7 प्लस करा 14, 14 प्लस 7 21 प्लस 7 28 प्लस 7 35 प्लस 7, ऐसे करके तो 7 का टेबल बनता है। तो जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 7 होंगे उन सब में गैप तो सबसे पहली बात 7 होगा, यानी वो एपी तो बनाता है क्योंकि सबके अंदर गैप सेम है। अब उसने हमसे पूछा है कि कितने 3 डिजिट नंबर होंगे। तो अगर मैं पहला 3 डिजिट नंबर पता कर लूं जो 7 से डिवाइड हो रहा है, और आखिरी 3 डिजिट नंबर पता कर लूं जो 7 से डिवाइड हो रहा है, अगर मेरे पास पहला नंबर आ गया यानी ए आ गया, डी तो मुझे पता ही है 7 है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 7 है सारे, और लास्ट नंबर आ गया यानी ए एन आ गया, तो क्या मैं इन तीनों की हेल्प से एन की वैल्यू निकाल सकती हूँ? और एन की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, तो मेरे पास पता चल जाएगा कि कितने नंबर है फर्स्ट और लास्ट के बीच में, कितने नंबर है। तो अब सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास क्या होता है? 100। सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास क्या होता है? 999। और हमें सिर्फ 3 डिजिट नंबर नहीं देखने, हमें ये भी देखना है कि वो 7 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, सॉरी 7 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। तो 100 की तरफ से देखो, सबसे पहला 7 का मल्टीपल कौन सा आता है? क्या 1017 से डिवाइड होता है? नहीं। क्या 1027 से डिवाइड होता है? नहीं। क्या 1037 से डिवाइड होता है? नहीं। क्या 1047 से डिवाइड होता है? नहीं। 1057 से डिवाइड होता है, यानी फर्स्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 7 क्या है? 105। अब लास्ट से देखने का तो एक तरीका है हमारे पास, क्या? 999 को करके देखो 7 से डिवाइड, क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? अब 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 19, 7 4 जा, सॉरी 7 2 जा 14, 19 माइनस 14 5। अब इसका मतलब है कि 9997 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर बच रहा है 5। रिमाइंडर का मतलब इतना एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है जो बच रहा है। तो अगर मैं 999 में से 5 घटा दूं तो मेरे पास क्या आएगा? 994। तो अब ये 7 से पूरा डिवाइड होना चाहिए, चेक कर लो करके, 994 को 7 से डिवाइड, 7 4 जा 28, तो हो गया पूरा डिवाइड, यानी 994 इज द लास्ट मल्टीपल ऑफ 7। सबसे पहले हमने एपी तो बना लिया, एपी तो हमने बना लिया, कैसे बना लिया एपी?
फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 इज 105 से लेके लास्ट मल्टीपल इज 994, यानी मेरे पास a की वैल्यू तो आ गई 105, an की वैल्यू आ गई 994 और इनका d तो है 7। अब इसको जरा अगर मैं फॉर्मूले में पुट कर दूं तो 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस n माइनस 1d। 994 माइनस 105 आ जाएगा, इधर प्लस में था तो इज इक्वल्स टू n माइनस 1d। 994 माइनस 105 करेंगे तो क्या आएगा? एट 994 माइनस 105 करेंगे तो क्या आएगा? 894 माइनस 5 यानी कि 889। 889 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 7। 7 इधर आ जाएगा डिवाइड में क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में है n माइनस 1 के साथ। इसको 7 से कट करेंगे, 7 1 7, 7 2 14, 7 7 49, यानी n माइनस 1 की वैल्यू है 127 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 127 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 128। n की वैल्यू क्या आ गई? 128। तो क्या 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं वो 128 है? क्योंकि फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म की वैल्यू थी 128, तो यानी टोटल नंबर्स कितने हो गए हमारे पास? 128। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, आई होप समझ आ गया होगा। सेम है, देखो अगला क्वेश्चन सेम है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब 10 और 250 इनके बीच में कितने 4 के मल्टीपल लाई करेंगे? तो फर्स्ट मल्टीपल अगर मुझे पता लग जाए और इधर से लास्ट मल्टीपल अगर मुझे पता लग जाए, इन इसमें से n की वैल्यू मैं निकाल लूँ तो मेरे को पता लग जाएगा कितने नंबर हैं टोटल। तो 10 की तरफ से देखो फर्स्ट मल्टीपल 4 का क्या आएगा? 12। 8 नहीं ले सकते क्योंकि वो 10 से छोटा हो जाएगा और हमें बिटवीन 10 एंड 250 बताना है। बिटवीन 10 एंड 250 बताना है, इनके बीच बीच में बताना है। इधर से हमने ले लिया 12। अब 250 की तरफ से वही सेम ट्रिक, 250 को 4 से डिवाइड करो। कितना एक्स्ट्रा बन रहा है? 2 एक्स्ट्रा, यानी कि अगर मैं 250 में से 2 घटा दूंगी तो 248 मेरे पास करेक्ट मल्टीपल आ जाएगा, मतलब जो रिमाइंडर 0 देगा। एक बार चेक करना है, चेक कर लो। यानी कि 248 इज द लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। तो फर्स्ट मल्टीपल आ गया 12, लास्ट आ गया 248। ए की वैल्यू है 12, ए एन की वैल्यू है 248। अब इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू कितनी होगी? किसके मल्टीपल्स हैं? 4 के मल्टीपल्स। तो डी की वैल्यू कितनी होगी? 4। अब इन तीनों की हेल्प से क्या आप एन निकाल सकते हो और एन की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। For what values of n are the nth term of 2ap is equal? हमको 2 AP दे रखे हैं, गिवन क्या है? 2 AP, यानी कि अगर मैं इस AP का नाम रख दूं AP1 63 65 67, इस AP का नाम रख दूं AP2 3 10 17, ये हमको 2 AP दे रखे हैं और पूछा हुआ है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों की लास्ट टर्म nth टर्म इक्वल होगी। यानी कि लेट कर लेते हैं AP1 में, इन AP1 में A63 है, लेट क्या करेंगे तो मतलब मेरे पास है ही, और D के लिए आएगी 65 माइनस 63 2, और इसके AN को रिप्रेजेंट कर देते हैं AN से, nth टर्म को रिप्रेजेंट कर देते हैं AN से। अब AP2 में A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है 10 माइनस 3 यानी 7, और इसके nth टर्म को रिप्रेजेंट कर देते हैं BN से। ठीक है, अब उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है? nth टर्म इक्वल है और n की वैल्यू बतानी है, यानी कि an इज इक्वल्स टू bn है। कौन से n के लिए? यही तो हमें बताना है, यानी हम an इज इक्वल्स टू bn हमको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हमको बताना है कि कौन से n के लिए ये कंडीशन ट्रू है, यानी nth टर्म इक्वल, इसके nth टर्म a प्लस n माइनस 1d, bn के nth टर्म a प्लस n माइनस 1d, और ये हमारे पास a इक्वल नहीं है। ए अगर दोनों को लेंगे तो इक्वल हो जाएगा, इसलिए इसकी फर्स्ट टर्म को भी मैं बी ले लेती हूँ। ये क्या है? फर्स्ट टर्म। तो आप यहाँ लिखोगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP2 इज इक्वल्स टू बी, मतलब इसकी फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बी से, और इसके डी को रिप्रेजेंट करते हैं D1 से, और इसके डी को रिप्रेजेंट करते हैं D2 से। अलग अलग उससे क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे तो
ए और ए दोनों जगह हो गया तो दोनों की वैल्यू इक्वल है, पर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, दोनों एपी की वैल्यू अलग-अलग है, इसलिए अलग उससे रिप्रेजेंट किया। अब ए की वैल्यू थी हमारे पास 63, एन की वैल्यू तो निकालनी है। एन को क्यों सेम रखा भाई? एन को क्यों नहीं अलग से रिप्रेजेंट करा? क्योंकि nth टर्म है, nth टर्म यानी दोनों में n सेम है, इसकी भी nth टर्म और इसकी भी nth टर्म, उन्होंने n ही पूछा, उन्होंने यही तो पूछा है भाई कौन सी वैल्यू के लिए दोनों की टर्म सेम होगी, भी दोनों की थर्ड टर्म सेम होगी, दोनों की फिफ्थ टर्म सेम होगी, तो दोनों की ना, यानी कि दोनों में n सेम रहेगा। और इसका d कितना है 2, b की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू इसकी कितनी है 7। अब सॉल्व करेंगे इसको तो 63 3 इधर प्लस में इधर माइनस में ले जाऊं, और ये जो n वाली टर्म्स है इनको एक तरफ कर लेती हूँ, तो इधर था 7n माइनस 1, माइनस में आ जाएगा ये पूरा 2, ब्रैकेट लगा दिया करो जब भी ऐसे एक से ज्यादा टर्म होती है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 63 माइनस 3 आ जाएगा 60। अब इसका ब्रैकेट खोलूं मैं तो 7n माइनस 7 माइनस इसका ब्रैकेट खोलो 2n माइनस 2, ध्यान से ब्रैकेट खोलना है, माइनस 2n माइनस माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 7n माइनस 2n यानी कि 5n माइनस 7 प्लस 2 यानी माइनस 5, 60 इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 5n, माइनस 5 है इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल्स टू 5n, 65 इज इक्वल्स टू 5n, तो n की वैल्यू आ गई 65 बाय 5 विच इज 13, यानी कि 13th टर्म दोनों एपी की क्या होगी, इक्वल होगी। Next question. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. अब ये question की statement तो आप जितने भी हो, अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना तो आप बता सकते हो। क्या गिवन है? A3 है 16, seventh term exceeds fifth term by 12. Seventh term exceeds fifth term by 12. मतलब seventh term fifth term से 12 ज्यादा है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना है 12। अब आप क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? हाँ, इसको सॉल्व करो, a7 a5 इज इक्वल्स टू 12, a प्लस 7 माइनस 1d की जगह 60 लिख सकते हैं, माइनस a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 12, a प्लस 60 माइनस a माइनस 4d इज इक्वल्स टू 12, a से a कैंसिल, 60 माइनस 4d इज इक्वल्स टू 2d इज इक्वल्स टू 12, d की वैल्यू आ गई 12 बाय 2 इज इक्वल्स टू 6। अब a की वैल्यू कैसे निकाल लूं मैं? तो हमारे पास ये देखो a3 गिवन है as a3 is equals to 16। अब क्या मैं a3 की जगह a plus 2d लिख सकती हूँ? हाँ, कैसे लिखा? an is equals to a plus n minus 1d। ये रीजन आप ऊपर भी यहाँ पे मेंशन कर देना जहां पर हमने खोल के लिखा था, हर चीज का रीजन आपको लिखना है। a की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू निकाल चुके हैं, a प्लस 2 6 12 इज इक्वल्स टू 16, यानी a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, d की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 6। हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था? ये आंसर नहीं छोड़ना है, हमको निकालना था AP, हमको AP निकालना था, हमको सिर्फ a और d नहीं निकालना था। तो AP की फर्स्ट टर्म तो है 4, सेकेंड टर्म कैसे निकाल लेंगे? a प्लस d, यानी कि 4 प्लस d की वैल्यू क्या आई थी 6, यानी कि 10। थर्ड टर्म कैसे निकाल लेंगे? a प्लस d माइनस 1d, यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16। तो हमारे पास AP क्या आ गया? 4 10 16 एंड सो ऑन। नेक्स्ट, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अब इन्होंने हमसे A20 तो पूछा है 20th टर्म, लेकिन फ्रॉम द लास्ट मतलब उन्होंने हमसे यहां से 20th टर्म नहीं पूछी, उन्होंने पूछा है कि यहां से बताओ 20th टर्म क्या होगी। क्या तो क्या सब उल्टा हो जाएगा? इस क्वेश्चन के अंदर हम ए क्या लेंगे? फर्स्ट टर्म ये वाली लेंगे कि ये वाली लेंगे? तो ये वाली लेंगे। 253 हम इसमें फर्स्ट टर्म लेंगे क्योंकि हमको लास्ट से 20th टर्म बताना है, मतलब इधर से शुरू करना है, इधर से शुरू करना है, तो हम फर्स्ट टर्म क्या लेंगे? 253। अब डी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के साथ में प्रेजेंटेशन भी बताती हूँ। तो गिवन क्या है? AP A 3 8 13 253। अब इस AP के लिए A की वैल्यू है 3, अभी मैंने बोला इस AP के लिए, इस AP के लिए A की वैल्यू है 3, फर्स्ट टर्म 3 है, D की वैल्यू है 8 माइनस 3 यानी 5 और AN की वैल्यू है 253। पर क्वेश्चन के अंदर हमको बताना है फ्रॉम द लास्ट,
तो फ्रॉम द लास्ट, अगर फ्रॉम द लास्ट बताना है तो एपी उल्टा कर देते हैं। एपी उल्टा कर दिया तो एपी क्या बनेगा, 253 से लेके 1383, कुछ इस तरीके का एपी बनेगा। तो फ्रॉम द लास्ट के लिए A1 की वैल्यू क्या है, 253। डी की वैल्यू, इधर से चल रहे थे तो डी की वैल्यू 5 थी, तो क्या उल्टा चलने पे डी की वैल्यू -5 हो जाएगी, -5 हो जाएगी। और an की वैल्यू 3। -5 कैसे हुई भाई, क्योंकि एपी उल्टा हो गया, एपी उल्टा हो गया तो दो टर्म्स माइनस करके देखो, ये दो टर्म्स आपस में माइनस करके देखो, 8 - 13 -5, मतलब ऐसे चलने की बजाय ऐसे घुमा दिया ना, तो पहले हम सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे थे, अब उल्टा हो गया वो, इस करके वो -5 आ गई। अब हमारे पास फ्रॉम द लास्ट A1 D और AN, तो हमको अब फ्रॉम द लास्ट बताना है 20th टर्म, यानी फ्रॉम द लास्ट हमको क्या बताना है, A20, यानी A + 20 - 1D। A की जगह पुट करेंगे 253 + 19D - 5। ये D का ध्यान रखना है, जब भी AP उल्टा करते हैं तो D की वैल्यू माइनस हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है। अगर पहले D माइनस में होता तो फिर वो प्लस का हो जाता। तो 253 - 95 सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगी A20 फ्रॉम द लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24, यानी A4 + A8 गिवन है 24। द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द AP। कैसे निकलेंगे, दो इक्वेशंस हैं। सबसे पहले तो इन्हें खोल दो। A4 की जगह क्या मैं A + 3D लिख सकती हूँ, हाँ। A8 की जगह A + 7D लिख सकती हूँ, हाँ। 24, तो इसको सॉल्व करके आ गया 2A + 10D = 24। अब सिमिलरली A6 की जगह लिख सकती हूँ A + 5D, A10 की जगह लिख सकती हूँ A + 9D 40। इनको सॉल्व कर दिया तो 2A + 14D = 44। दो इक्वेशंस आ गई, सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी, उसको पुट करना है एक इक्वेशन में, A की वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, तो क्या आप फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन AP बता सकते हो। A1 तो आ ही जाएगा, A2 कैसे नहीं बताओगे, A + D करके, A3 कैसे बताओगे, A + 2D करके। तो ये क्वेश्चन अब आप आराम से कर सकते हो। अब अगले जो दो दो क्वेश्चंस हैं अगले, ये क्वेश्चंस हैं तो बहुत आसान, बस एक बार क्वेश्चन समझना है तो ध्यान से पढ़ो इसकी स्टेटमेंट। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। मतलब एक लेडी है सुब्बा राव, उन्होंने 1995 में काम करना शुरू करा और उनकी स्टार्टिंग सैलरी थी 5,000। मतलब उनकी स्टार्टिंग सैलरी थी 5,000, हाँ 2 बार बोल दिया मैंने। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल उनकी सैलरी 200 बढ़ रही है। तो मतलब फर्स्ट ईयर अगर उनकी सैलरी 5,000 थी, तो अगले साल उनकी सैलरी 5,200 हो जाएगी, अगले साल 5,400 हो जाएगी, ऐसे चलता रहेगा। 200 बढ़ रही है ना। इन विच ईयर डिड हिज इनकम, ओके जेंट्स है, डिड हिज इनकम रीच 7,000, तो कौन से साल में उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, क्या ये एपी बन रहा है, एपी क्यों बन रहा है, क्योंकि गैप सेम है, हर साल 200 200 200 बन रहा है, इसलिए इसमें डी की वैल्यू क्या है, 200 ही है, इसलिए एपी बन रहा है। ए की वैल्यू क्या थी, अब देखो 5,000, एन की वैल्यू क्या है 7,000। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपको एन की वैल्यू ही तो बतानी है। कैसे, आपको यही तो बताना है कि कौन से साल में उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी, तो मतलब आपको यही तो बताना है कि 7,000 कौन सा एन है। जैसे फर्स्ट ईयर ये था, सेकंड ईयर ये था, थर्ड ईयर ये था, तो आपको एन ही तो बताना है कि कौन सा ईयर जब 7,000 सैलरी होगी। तो 7,000 इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला में पुट करना है ना, फॉर्मूला एक तो हर क्वेश्चन में लिखना है, मैं समझाने के चक्कर में स्किप कर देती हूँ, पर आपको कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। ए की वैल्यू है 5,000 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू 200। 7,000 - 5,000 2,000, 5,000 इधर माइनस में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू n - 1 200। 2,000 बाय 200 डिवाइड में आ जाएगा, क्यों डिवाइड में आया, क्योंकि n - 1 के साथ मल्टीप्लाई में था इधर 200। 10 इज इक्वल्स टू n - 1, तो n इज इक्वल्स टू 11। तो कौन से साल में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, 11th ईयर। तो 11th ईयर, तो आंसर क्या है हमारे पास 11th ईयर। तो कभी भी ऐसे n11 नहीं छोड़ना। अगर ऐसा क्वेश्चन है, आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर 7 की बात हो रही है, तो आपको यूनिट जरूर से लगानी है, 11th ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। तो फर्स्ट वीक में कितने सेव करे, 5, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75, और कितना बढ़ाती गई वो हर हफ्ते, 1.75 इक्वल बढ़ रहा है, यानी इसमें भी डी क्या है 1.75, ए क्या है 5।
If in nth week her weekly savings become रुपीज 20.75, यानी ए एन उसकी क्या बन रही है 20.75, तो एन सेम पिछला क्वेश्चन है, रिपीट है। आपको सेम इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके एन की वैल्यू बतानी है और जो आंसर आएगा वो होगा वीक्स में कि कितने वीक्स में उसकी सैलरी बन गई ना, तो जो भी आपका आंसर आएगा आप क्या लिखोगे उतने वीक्स। सो ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब कर दो बिकॉज अब अगली वीडियो आएगी 5.3 पे एंड 5.3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। बाकी आई मीट यू नेक्स्ट टाइम एंड टिल देन